नमस्कार सभी को। कुछ क्वेश्चन जो थे उनके मैं आंसर कर देता हूँ जो मेरे पास में आए हैं अभी। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन या ऑफलाइन में से आप कौन सा मतलब बेटर आपको हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अपनी अपनी मजबूरियाँ होती है, माहौल का फ़र्क होता है। कुछ को घर पे माहौल अच्छा मिल जाता है मेरी तरह, और कुछ को मतलब है घर पे ऐसा माहौल नहीं होता, मन की शांति नहीं होती, ठीक है ना। तो वो बच्चे जो है वो बाहर जा कर के तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मैंने जो तैयारी की थी वो घर पे ही रह कर के की थी, होम सिकनेस की वजह से, और प्लस दूसरा कि एनवायरनमेंट घर का बढ़िया है। तो आप यानी यहाँ पे खुश रह के आप तैयारी करते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जिसमें से भी जाना चाहिए, आपको जो बढ़िया लगता है, जहाँ पे मन की आपको शांति महसूस होती है, तो आप वहाँ जा कर के कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है कि जीके में जो मतलब इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे जो उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उनमें से मतलब उनको कैसे मैनेज करें। देखो, यू यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट इन ऑल फॉर्मेट, ठीक है ना। कि आपको सभी टॉपिक्स, आपको ये नहीं है कि आपको मतलब सभी टॉपिक्स में बेस्ट होना है। आप कुछ में बेस्ट होते हो, कुछ में आप डिसेंट होते हो, कुछ में आप थोड़े से पिछड़ रहे होते हो। सबका यही हाल है, सबका मतलब अपने अपने जो रोने हैं सबके, ठीक है ना। मेरे भी थे। तो इकोनॉमिक्स का पार्ट मुझे भी किसी ने पूछा था, तो उनकी तरह मुझे भी इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं वो बहुत मतलब हो नहीं रहे थे, ठीक है। क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। उसमें उसमें जो है आंकड़े बहुत होते हैं, ठीक है। और वो हमारी जो गाइड में होते हैं वो 1 साल पुराने आंकड़े होते हैं, तो उसमें वो करंट को भी शामिल करके नए आंकड़े हो सकता है आपसे पूछ ले। तो बड़ा मतलब गुस्सा आता है उस चीज़ पे। तो उसको मैंने थोड़े दिन तो देखा था, बाद में मेरे को ये लगा कि नहीं, इस पे टाइम वेस्ट करना जो है वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखो, आपने अगर ढंग से पिछले साल के जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा देखा हुआ होता है, और आपको देखना भी चाहिए। जो एमसीक्यूज़ की जो अच्छी खासी गाइड आती हैं उनको आप देखें, सभी टॉपिक्स को आपको पता होना चाहिए भी पिछले साल जो है पिछले एग्ज़ाम में कहाँ से क्या पर्सन मतलब पूछा जा रहा है। आपको हर एक टॉपिक का ट्रेंड जो है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे आप इंग्लिश की बात करो, चाहे आप जीके की बात करते हो। तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक मैंने, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैंने काटे मार रखे थे उसमें, ठीक है ना। मैंने ये दिमाग में ठान लिया था कि इकोनॉमिक्स पेपर में आनी ही नहीं है, और अगर आएगी तो 2-4 क्वेश्चन आएंगे तो उनको मैं छोड़ने के लिए तैयार था, बशर्ते कि आप जो आपके दूसरे इकोनॉमिक्स के बिहाव पे, यानी इकोनॉमिक्स जब आपने काटा लगाया है, किसी भी टॉपिक्स के वो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स हो। किसी की अगर इकोनॉमिक्स अच्छी है तो वो दूसरे किसी में अगर वो लैग कर रहा है, पिछड़ रहा है, तो मैं बात कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स को मैंने छोड़ देने के बाद में मेरी जिम्मेवारी जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको लेकर के ज़्यादा हो गई थी। तो आप कुछ टॉपिक्स को यानी परेशान होने से अच्छा है कि आप उनको छोड़ दें। और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपने उनको छोड़ दिया और दूसरे जो आपके जैसे थे वैसे ही पड़े रहे। दूसरों को आपको ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। जितने आपके जीके में जो है वो पार्ट्स होते हैं, उतने ही आप उनको पिलर्स मान के चलिए कि ये आपकी एक इमारत है, उसके पिलर्स हैं। और अगर आपका एक पिलर कमज़ोर है तो आपको बाकी के जो पिलर्स होंगे उनको ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा पहले से। तो उनमें आप बेस्ट हो जाएं, और जिनमें आप थोड़े से पिछड़ रहे हैं तो उनको आप ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लें, यानी खुश होकर के पढ़ना है। एक तो मेन बात ये, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, कुछ अन्य शिक्षक भी बताते हैं कि आपका खुश रहना और चीज़ों को देखो। पीछे जो हमारा प्रोग्राम हुआ था सिलेक्शन के बाद में सूरतगढ़ में, तो वहाँ पे जो ब्लॉसम अकेडमी के माननीय अनिल चुग सर हैं, उन्होंने ये बात बड़ी मतलब अच्छी बोली थी कि विद्यार्थी और किताब के बीच में संघर्ष नहीं होता है। कि आप सारे जब यहाँ पे सफल होकर के यहाँ पे बैठे हुए सामने, तो मुझे नहीं लगता कि आपने किताबों के साथ में संघर्ष किया होगा। आपने संघर्ष नहीं किया होता, आपने उनको उस चीज़ से प्यार किया होता है। तो आपको जो आप कर रहे हो उससे आप थोड़ा सा मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट भी आपकी हो, तो वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है चीज़ें, ठीक है ना। उसको आप मतलब रोना नहीं रोना है किसी चीज़ का कि ये हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा उसको आप छोड़ दें, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स के जैसे मैंने छोड़ा 2-4 क्वेश्चन आने थे तो मैं उनको दांव पे लगाने के लिए तैयार था।
तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया था भाई, ठीक है। हो सकता है किसी के अकॉर्डिंग ये गलत हो, लेकिन मैं जो है एनालिसिस कर सकता था, क्योंकि 1 डेढ़ साल जब आप तैयारी करते हो और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से तैयारी करते हो, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जो है उसमें भाग ले रहे हों, और वहाँ जब आपकी रैंक आ रही हो, तो आपको मतलब ये कोई आके नहीं कह सकता कि आपने ये चीज़ गलत की या आपका ये डिसीज़न सही है कि नहीं है, गलत था। तो आपको विश्वास होने लगता है। टेस्ट सीरीज़ का ये सबसे बड़ा मतलब पावरफुल जो है इफ़ेक्ट होता है कि मैं यहाँ पे घर पे बैठा एक मेरे कमरे में, और बाहर की दुनिया में जो कुछ हो रहा था तो उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं चला था। मैंने जो डिसीज़न लिया और उसका मुझे रिजल्ट मिला, अच्छी रैंक आई, तो वो डिसीज़न मुझे सही सही साबित लग रहे थे। ये पेपर को होने से पहले की चीज़ें हैं, ठीक है ना। आपकी कोचिंग में 2000-1500 जो है स्टूडेंट बैठे हों, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से, कुल मिलाकर के इतने स्टूडेंट हो, और वहाँ पे आपको आप जब 100 में या 50 में आ रहे हो लगातार, तो वहाँ पे मतलब आपको कोई सवाल या निशान नहीं कर सकता आपके ऊपर कि ये गलत है या नहीं है। आपको अपने डिसीजन जो बड़े मतलब बढ़िया लगने लग जाते हैं, और उनके मतलब रिजल्ट मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। फिर है कि जो फर्स्ट पेपर है उनको एग्ज़ाम तक, मतलब एग्ज़ाम जब नज़दीक आ रहा हो तो कैसे करें। देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जब आपकी मामला सारा का सारा एक गाइड पर ही है। जब आप एक गाइड की बार बार रीडिंग लगाते हो ना, तो आपको पहली दफ़ा जब आप उसको लगाते हो तो हो सकता है आपको 2 महीने एक राउंड पूरा करने में लगे, दूसरी बार 1.5 महीना लगेगा, तीसरी बार थोड़ा और मतलब जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाएगा। तो उसी तरीके से पेज याद होते हैं। जो हमारे सीनियर थे, हमने उनसे सुना था कि हमें जो है वो ये क्वेश्चन जब कोई आता है तो उसको हम पेज नंबर बता देते थे, भाई इस गाइड में जो है ये इस पेज नंबर पे वो क्वेश्चन है। तो हमें बड़ी मतलब हैरानी होती थी। तो ये तभी होती है जब आप एक गाइड को बना करके उसका मतलब रट्टा लगा रहे हो, ठीक है ना। तो अलग अलग जब आप गाइड से तैयार करते हो तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। फिर आपको वो टॉपिक बार बार जब आप आएंगे, कभी किसी गाइड में कभी किसी गाइड में से पढ़ रहे हो, तो लास्ट में आपको पता ही नहीं चलेगा अभी आपकी कौन सी गाइड अच्छी थी कौन सी नहीं थी। वो नोट्स वगैरह, और नोट्स भी देखो मैंने सभी के नहीं बनाए थे, 5-7 क्वेश्चन ऐसे या टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके थोड़े से पजल करने वाले होते हैं, उनके आप ज़रूर आप नोट्स बना लें। अगर आपके पास में समय है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको चलना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरी तरह अगर 10 टॉपिक के बनाए तो 10 टॉपिक के बनाने पड़े, आप 5 के भी बनाएं। आपको अपने मेंटलिटी के हिसाब से या अपने आईक्यू के हिसाब से आपको 15 भी बनाने पड़ सकते हैं। तो मतलब तरीके अपने अपने होते हैं, थोड़ी सी वो हेल्प लेने की ज़रूरत होती है भी। आपने कैसे मतलब चीज़ों को किया है कैसे, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे रास्ते से चलेंगे तो ये आपको मंजिल मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा विश्वास, खुद का विश्वास हो। और ये आपको सिर्फ अगर आप पढ़े ही पढ़े जा रहे हैं तब वो ये विश्वास नहीं होता। विश्वास तब होता है जब आप मतलब काफ़ी सारी संख्या में बच्चों को जब आप पेपर देते हो देखते हो, तो वहाँ पे आप जा कर के बैठते हो, और वहाँ पे मतलब आपकी रैंक जो आती है या आपका आपका जो स्थान होता है, तो अगर उसमें आप आ रहे हो कंपटीशन में, दौड़ में हो, तब आपको वो डिसीजन लेते हो और फिर उसमें विश्वास होता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि कभी मेरे मन में ये ऐसे होते हैं, कभी फिर ये मतलब ये मूड स्विंग जो होते हैं कि पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा, तो ये तभी आते हैं जब आप मतलब जो चीज़ें आपको करनी होती है वो नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। क्योंकि आपको अभ्यास मैच में उतरना भी तो होता है। अभ्यास मैच की परफॉर्मेंस है वो आपको विश्वास में लाने का काम करती है। तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। और टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब दुकान, किसी ने कमेंट कर रखा था कि दुकान से मैं MCQs या मॉडल पेपर, वो मॉडल पेपर नहीं होते, ठीक है ना। उसमें 10 होंगे, 10 या 15 होंगे, उनको निकाल करके आप बैठ जाओगे, ठीक है। और वो छपे छपाई होते हैं, कॉपी पेस्ट चीज़ें होती हैं। आपको टेस्ट सीरीज़ का मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग होता है वो ये है कि आप अपनी कोचिंग में या मतलब ऑफलाइन जो भी आपका जो प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे एक फ़िक्स टाइम के बाद में आप पेपर दे रहे हो, और वो पेपर बन रहा है आपका पूरे सिलेबस में से, ठीक है ना। कि हर 5 तारीख को या हफ्ते में मतलब जो पेपर हो रहा है आपका 15-20 टॉपिक आप उसमें आ रहे हैं, और उसको पहले तैयार करके फिर आप पेपर दे रहे हो, फिर आपको रिजल्ट भी वो बता रहे हैं। ये चीज़ होती है असली, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से खुद को मतलब उसमें देखते रहना है, और उसके बाद में आपको डिसीजन करना होता है कि मेरा ये पार्ट कमज़ोर है तो उसको मैं थोड़ा सा बेटर करूँ, इसमें मैं बेस्ट हूँ तो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की अब ज़रूरत नहीं है, तो उसका टाइम जो है वो बचे हुए जो टॉपिक्स आपके कमज़ोर होते हैं उनमें आप दो।
फिर है, और इस तरीके से जब आप रीडिंग करते हो ना, तो आपकी वो लास्ट में ऐसा टाइम आएगा कि आप 2 या 3 दिन में मतलब पूरी गाइड निकाल दोगे, क्योंकि आपको पेज को देखना होता है, उसमें फिर पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। आप 5-7 बार 10 बार 10 बार कम से कम आप किसी गाइड को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ये मेरा अनुभव है। और इसके बाद में है कि बड़े टॉपिक्स आते हैं, जैसे आप जियोग्राफी में बात करें, महासागर, महाद्वीप, ये जो टॉपिक्स हैं ये बड़े मतलब बड़े टॉपिक्स होते हैं। तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी चीज़ें हैं उसमें और इतने क्वेश्चन बनते हैं, क्या किया जाए। तो ये आप फंडा कर सकते हो कि पिछले सालों के जो क्वेश्चन होते हैं टेस्ट सीरीज में, आपको कई बार बड़े भारी भरकम क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो उतना आप नहीं पढ़ सकते जीके में, जैसे अगर मेरी तरह आप साधारण हो तो आपको थोड़ा सा मतलब गुस्सा भी आता है कि ये टॉपिक इतना बड़ा है और हो नहीं रहा। तो मैंने क्या किया था कि लास्ट जो ईयर के जो ट्रेंड देख लिया था उन टॉपिक का, कि इन टॉपिक में से क्या आ रहे हैं। भले ही आपसे टेस्ट सीरीज में कुछ भी पूछा जा रहा हो, या कोई आपका दोस्त आपसे कुछ भी पूछ रहा हो, ठीक है नहीं, या आप कोई गूगल पे आप MCQs वगैरह निकाल रहे हो, तो वहाँ पे कोई मतलब बहुत डीपली जो क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता वो किसी ने बनाए हैं, तो वो डीमोटिवेट करने वाले होते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना भी है कि आप ऑथेंटिक जो टेस्ट सीरीज़ होती है, जो आपकी कोचिंग चला रही है, आपको वहाँ उस पर ज़्यादा रिलायबिलिटी जो है रखनी है, बजाय कि आप कोई किसी अरे गरे मतलब कोई आपको टेलीग्राम पे कोई भेज रहा है कुछ भी बना करके, तो उन चीज़ों से आप दूर रहें, ठीक है ना। वो चीज़ आपको हो सकता है कि आपको कोई डीमोटिवेट करने के लिए भेज रहा हो। तो आपको तो RPSC क्या पूछ रही है, कैसे पूछ रही है, ऊपर के क्वेश्चन जो हैं आपको पता होना चाहिए। हमने तो वो ही कर लिए थे, और हमने मतलब शेड्यूल में आपसे कुछ भी पूछा जा रहा हो, लेकिन RPSC जो पूछ रही है वो हमें पता था और वो हमने तैयार कर रखा था। तो महासागर, महाद्वीप, ये जो बड़े बड़े जो टॉपिक्स थे वो बिल्कुल छोटे हो गए थे आपके लिए, हमारे लिए। और तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है वो देखने हैं आपको। आगे जो क्वेश्चन था वो कि जैसे मैं एक आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि MCQs जो साइट्स हैं वो आपको सब्जेक्ट के अंदर आप भले ही मतलब जा सकते हो, लेकिन जीके के लिए जो MCQs है उस पर बहुत ज़्यादा आपको रिलायबल नहीं होना है कि आप टॉपिक को पढ़ के और ऑनलाइन गूगल से कोई सा भी किसी ने जो बनाया हुआ है उस पर आप मतलब पीछे पड़ जाओ। पीछे नहीं पड़ना आपको, मतलब ठीक है, आप कोई एक टॉपिक आपने तैयार किया तो उसको 15-20 क्वेश्चन आपने निकाल लिए ऐसे ही बस वार्म अप के लिए। ये नहीं है कि आप उनकी PDF निकाल के इनको पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप जैसे लक्ष्य की है या कोई नाथ की है या कोई और अदर पब्लिकेशन की जो MCQs की आ रही है वो भले ही ले आओ, वो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि आप गूगल में से आप हज़ार क्वेश्चन निकाल लो, ऐसा नहीं हो। फिर लास्ट में जो है मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आपको खुद पे विश्वास रखना है, ठीक है ना, हाय तौबा नहीं बचाना। और आप मतलब जितना ज़्यादा फ्री माइंड होकर के पढ़ते हैं उतना ज़्यादा ही आपका बेटर रिजल्ट आता है। और बंद कमरे में आप सिर्फ पुस्तकें ही न पढ़ें, थोड़ा बहुत आप अपने परिवार के साथ में या कुछ ऐसी पॉजिटिव जो चीज़ें होती है उनको थोड़ा सा आप टाइम दें। जैसे मैंने जो है वो मैं रातों की नींद हराम नहीं की थी, ठीक है। दिन में मैं जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना पढ़ता था। और मतलब वही चीज़ है अनिल चुग सर जो उन्होंने बोली थी कि आप लगाव के साथ में पढ़ें। जब आप पुस्तकों को देख के थोड़ा सा आपको अच्छी फीलिंग आने लगती है ना, तब वो चीज़ें थोड़ी सी बर्डन जो है वो हल्की हो जाती है। टॉपिक का वो मैंने बता दिया था कि जो नहीं आ रहा उसको दिमाग में नहीं रखना है, बल्कि जो आ रही है चीज़ें आपको उसको मजबूत करना है। मैंने जीके का 55 क्वेश्चन का टारगेट लेके चला था कि RPSC का जो पेपर होगा 2nd ग्रेड का, तो मैं 55 क्वेश्चन मतलब मेरे हो जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन सब्जेक्ट मेरा अच्छा था, तो इस हिसाब से आपको जो है ना थोड़े से मतलब जहाँ आप कमज़ोर हो तो उसको आप ज़्यादा लोड ना लें उसका कि मेरा ये कमज़ोर है। आपके तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उन पे आप काम करें, कमज़ोर को आप छोड़ दें। क्योंकि सिलेक्शन जो हमारा रहता है ना, कई बार जैसे कोई कैंडिडेट है कि मैं तो ये रह गया था थोड़ा सा 2 नंबर से 4 नंबर से, तो दिक्कत वो नहीं होती कि उसने वो टॉपिक किया नहीं होता या मैंने वो छोड़ दिया टॉपिक इसलिए मैं रह गया, नहीं। आप रहते हो जब आपको जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपको याद थे, और उस पॉइंट जो मतलब क्वेश्चन जो आता है आपका RPSC का हाथ में, तो वो पढ़ी हुई चीज़ों में से कई बार हम गलत कर देते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। नहीं आ रहे थे वो सभी को नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। 75% वाला मेरिट वाला में मैंने बताया आपको
कि 75% आपको लगभग इसी लाइन में रहती है, मेरिट जो है। तो 15-20% तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को ही नहीं आ रहे, जिसने राजस्थान टॉप कर रखा है उसके भी नहीं आ रहे। तो उन चीज़ों को आपको उसी में डालना है। जैसे इकोनॉमिक्स के मैंने वो 20% में डाल दिए थे कि ये वही पर्सन है जो किसी को ही नहीं आते, ठीक है। और एक करंट का भी मैं बता देता हूँ थोड़ा। मैंने क्रोनोलॉजी पढ़ी थी 2nd ग्रेड की। सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आपको प्रादेशिक, राजस्थान प्रादेशिक जो पार्ट है वो आपको पढ़ना है। क्रोनोलॉजी आपको महीने की एक आती है, 4 पेज होते हैं उसमें बीच वाले, जो राजस्थान प्रादेशिक के नाम से आते हैं। उनको आपने महीने में कम से कम 4, जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं जीके के 3 पेपर हो रहे हैं, 3 बार रीडिंग करनी है, 4 बार हो सके तो 4 बार, ठीक है। फिर उसको उसमें से उखाड़ लो उन 4 पेजों को, और मंथली वाइज आप उनके 4-4 पेज के, जैसे आपका 10-12 महीने का है तो वो 4-4 पेज आपने करके और एक बुक के रूप में उसको करना है। और करंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो या तो आपके सारे क्वेश्चन सही करवा देगा, या ऐसा होगा कि आपको 10 में से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हों, ठीक है। चाहे आप कोई सी भी गाइड पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, आपको इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये एक प्रकार का चूहा है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आपकी वही चीज़ रहेगी, आप एक क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो, कई बार लास्ट में क्या होता है 15-20 दिन रहते हैं और सार संग्रह आते हैं। तो आप अगर क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो 12 महीने 1.5 साल तक आपने क्रोनोलॉजी पढ़ी है, लास्ट में जा कर के आप सार किसी अलग पब्लिकेशन का ले रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो बड़ी भारी भूल होती है। मैंने तो ये नहीं की थी, ठीक है ना। हम सार संग्रह में लेकर जरूर आया था, लेकिन जब मैंने उसके 2 पेज पढ़े तो मेरी जो क्रोनोलॉजी है वो साफ होने लगी, तो मैंने उसको उधर ही रख दिया था, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ आपने 12 महीने 1.5 साल की हुई थी तो वो आपकी फैमिली हो सकती है। तो नई चीज़ लाने से बचें, और एग्ज़ाम से 2-2.5 महीने पहले तो आप नई चीज़ बिल्कुल ही नया लेके, चाहे आपको कोई कितना ही बोले, आपको नया कुछ नहीं करना। जो आपकी 1.5 साल में जो जर्नी चल रही है, आप उसी तरीके से उसको करना होता है। और 3 महीने जब आपके एग्ज़ाम के रहे, 3 या 2.5 महीने जो भी है, तो आप चीज़ों को इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने का मतलब क्या है कि आपने नोट्स वगैरह की, इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, जितने उसके आपके नोट्स हैं या जो भी सामग्री है उसकी, तो वो मतलब एक आपके टेबल पे आ जानी चाहिए, और लास्ट 3 महीनों में उतनी ही चीज़ों का आपके पढ़ लें, ठीक है ना। इधर उधर नहीं भागना होता फिर, क्योंकि इधर उधर भागने का जो टाइम होता है वो शुरू के 6 महीने होते हैं, उसके बाद में होता है कि जो आपके पास में सोर्स है उनको एकदम आप रट के छोड़ दो, ठीक है। तो खुश रह के तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कोई और जो अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो, कुछ जानना हो मेरे से, तो आप कमेंट में आप अपने क्वेश्चन जो है छोड़ सकते हैं। थैंक यू।